नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश की धरती को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है और यहाँ पर राजनीति में नित नए प्रयोग होते रहते हैं। एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी अपनी नई जमीन को वापस पाने के लिए, अपना पुराना जनाधार वापस प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक नया प्रयोग करने जा रही है और ये नया प्रयोग उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा के उपचुनाव से है। मायावती एक बार फिर से बहन जी 2007 के बैकग्राउंड पर फिर से अपनी राजनीति को दोहराने जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं ये बसपा के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। लगातार बीते कई चुनावों से बसपा का जिस तरीके से प्रदर्शन खराब होता चला जा रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर बसपा का बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस हो रहा है। तो बसपा को अब बाहर की चीजें छोड़ करके सबसे पहले जब जहां पर बसपा का जन्म हुआ, जहां पर बसपा ने बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया, वहां पर अपने घर को दुरुस्त करने की जरूरत है और ये काम जो है इसकी शुरुआत कर दी है बहन जी ने। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं उनमें टिकट वितरण के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की अगर आप टिकट की लिस्ट देखें, प्रत्याशियों की सूची देखें तो उससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2007 में सीटों का बंटवारा किया था, टिकटें वितरित की थी, ठीक उसी अंदाज में उसी सेम पैटर्न पर उसी स्टाइल में सीटें जो है वो बांटी गई हैं। बसपा सुप्रीमो जब दलितों को कम सीटें देती हैं तो उनके विरोधी उनके ऊपर सवाल उठाते हैं कि बसपा खुद को दलितों की पार्टी बताती है, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है तो दलितों को कम मौके दिए जाते हैं। और इस पर मायावती का तर्क होता है कि वो खुद दलित समाज की मुखिया हैं, दलित समाज का नेतृत्व करती हैं, इसलिए सीटें भले ही कम मिले लेकिन जब सरकार बनती है तो दलितों के हितों की प्राथमिकता वाले काम सबसे ज्यादा जो है वरीयता पर किए जाते हैं। और उन्होंने अपनी हर बार की सरकार में इस चीज को साबित करके भी दिखाया है। तो ठीक 2024 में जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इसमें इस बार 9 सीटों पर बहन जी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं उसमें से 3 ब्राह्मण चेहरों को उतारा गया है। 3 ब्राह्मण चेहरों को बहन जी ने टिकट दिया है और एक ठाकुर समाज से बहन जी ने टिकट दिया है। तो मतलब 4 जो प्रत्याशी हैं वो अपर कास्ट से हैं, मतलब जो है समण समाज से हैं। इसके अलावा बहन जी ने 2 सीटों पर ओबीसी को मौका दिया है और 2 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, मतलब 4 सीटों पर सवर्ण, 2 पर मुस्लिम और 2 पर ओबीसी। 4 2 6 2 8 और 9वीं सीट अलीगढ़ खैर की जो सुरक्षित सीट है उस पर बहन जी ने अनुसूचित जात से प्रत्याशी दिया है डॉक्टर पहल सिंह। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में सीटों का जो बंटवारा किया है उससे विरोधी खेमे में भी काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। हालांकि किसी भी पार्टी में किसी एक समुदाय को इतने बड़े स्तर पर सीटें नहीं दी गई हैं। बस भाजपा की बात कर लीजिए आप, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, सभी दलों में जो है वो लोकसभा चुनाव के तहत सीटें बांटी गई हैं। लेकिन इस बार बहन जी ने जो सीटों का बंटवारा किया है वो 2007 के पैटर्न पर है। याद करिए 2007 में बहन जी ने बहुत ज्यादा जो है वो सवर्णों को टिकट दिए थे, तो उस समय विपक्ष ने हो हल्ला भी मचाया था, सवाल भी उठे थे कि कहीं दलितों की पार्टी जिसे कहा जाता है उस पार्टी से दलित नाराज ना हो जाए। लेकिन 2007 में दलितों ने मतलब पूरी जी जान से बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया था और अपर कास्ट का भी, सवर्णों का भी काफी वोट मिला था, उसमें मुस्लिम वोट भी जुड़े थे, ओबीसी वोट भी जुड़े थे। तो 2007 में प्रचंड बहुमत से बसपा की सरकार बनी थी। ठीक उसी सेम पैटर्न पे, ठीक उसी जो है तरीके पर एक बार फिर से बसपा ने सीटों का बंटवारा किया है और सीटों के बंटवारे में साफ साफ ये पता चलता है, दिखाई देता है कि बहुजन समाज पार्टी अब 2017 वाले ट्रैक पर वापस आ रही है, जहां पर बहन जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से नारे को बदलते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर चलने की बात कही थी और उसी पैटर्न पर सीटें बांटी थी। तो 9 सीटों पर ये जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं ये बसपा के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि बसपा का प्रदर्शन लगातार खराब होता चला जा रहा है। बसपा को इस बार हर हालत में परफॉर्म करके दिखाना है। 9 सीटों में से करीब 2 सीटें बसपा अगर नहीं जीतती है
तो फिर से बसपा की भूमिका पर, बसपा की सक्रियता पर, उसकी तैयारी पर सवाल उठेंगे। तो इसीलिए बहन जी ने जो सीटों का बंटवारा किया है इस बार बहुत सोच समझ कर किया है। विरोधी विपक्ष चाहे जो कुछ कहे, लेकिन जीतने के लिए जो समीकरणों जिन समीकरणों की जरूरत होती है उन्हीं समीकरणों के तहत बहन जी ने 9 सीटों पर टिकट बंटवारा किया है। लोग इसे मायावती के 9 रत्न कह रहे हैं और यही 9 रत्न 2027 में बहन जी को सिंहासन पर भी बैठा सकते हैं। अब ये 9 रत्न आप सोच रहे होंगे कौन है, क्या नाम है इनके, तो मैं इन 9 रत्नों के नाम भी बताता हूं और इन 9 रत्नों को कहां पर किस सीट से उतारा गया है इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो बहन जी ने 3 सीटों पर जिनमें ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं वो 3 सीटें हैं। मिर्जापुर की मंझवा सीट, यहां से दीपक तिवारी को मैदान में बहन जी ने उतारा है। इसके बाद गाजियाबाद सदर से परमानंद गर्ग जो कि बसपा के पुराने नेता भी हैं, इनको मौका दिया गया है। और कानपुर की सीसामऊ जो सीट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। यहां से इरफान सोलंकी विधायक थे जो कि समाजवादी पार्टी के थे। उनको एक केस में 7 साल की सजा हुई थी, तो समाजवादी पार्टी ने वहां से फिर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। लेकिन बहन जी ने कानपुर के सीसामऊ से वीरेंद्र शुक्ला को मैदान में उतारा है। तो प्रयागराज, ये मिर्जापुर की मंझवा सीट और इसके अलावा गाजियाबाद की सदर सीट और इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट, इन 3 सीटों पर बहन जी ने ब्राह्मणों की तिकड़ी बैठाई है। अब देखना है कि ये किस तरीके से दमदार प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि जो मिर्जापुर की मंझवा है और गाजियाबाद की सदर सीट है इन पर तो मुकाबला रहेगा ही रहेगा, लेकिन कानपुर की सीसामऊ जो सीट है यहाँ वीरेंद्र शुक्ला कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अब बहन जी ने प्रयागराज के फूलपुर से जितेंद्र सिंह ठाकुर प्रत्याशी दिया है, यहां पर भी मुकाबला कड़ा रहेगा। लेकिन मुजफ्फरनगर के मीरापुर से शाहनजर और मुरादाबाद की कुंदरकी से रफत उल्ला को मैदान में उतारा गया है। इसमें से मुजफ्फरनगर की जो कुंदरकी सीट है यहां पर रफत उल्ला जो है अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। 2 ओबीसी को मैदान में उतारा गया है। मैनपुर से एक साक्य हैं अवनीश कुमार साक्य और उसके अलावा जो है अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से अमित कुमार को उतारा गया है। मैनपुर में बसपा उतनी दमदारी से चुनाव नहीं लड़ पाएगी करहल में, क्योंकि वहां पर करहल जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार समाजवादी पार्टी के ही पुराने नेता और अखिलेश यादव के रिश्तेदार अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है। इसलिए मैनपुरी के करहल में बहुजन समाज पार्टी चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन वहां पर वो जो है वो कड़ी टक्कर देती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अंबेडकर नगर की जो कटहरी सीट है यहां से अमित वर्मा को टिकट दिया गया है और अमित वर्मा का टिकट भले ही अभी फाइनल किया गया हो, लेकिन अमित वर्मा बीते 3 से 4 महीने से वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अमित वर्मा युवा नेता हैं। उनके चुनाव प्रचार में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो कई बार अंबेडकर नगर के कटहरी में जनसभाएं, रैलियां और छोटी छोटी जो है सभाएं कर चुके हैं। इसके अलावा आकाश आनंद से भी अमित कुमार के अच्छे रिश्ते हैं। तो माना जा रहा है कि अंबेडकर नगर की जो कटहरी सीट है वहां से अमित कुमार जो है वो बाजी मार सकते हैं। तो अंबेडकर नगर को वैसे भी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इसलिए अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर बहुजन समाज पार्टी बहुत ही कांटे की लड़ाई में है। अब इसके अलावा आप चले जाइए ये अलीगढ़ की एक खैर सीट है, वहां पे डॉक्टर पहल सिंह को मैदान में उतारा गया है। सुरक्षित सीट है। हालांकि खैर सीट पर बसपा ने शुरुआत में सिर्फ 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। अलीगढ़ की जो खैर सीट है यहाँ पर नामांकन के एक दिन पहले जो है डॉक्टर पहल सिंह के नाम का ऐलान किया गया स्थानीय स्तर पर। तो मुकाबला इस बार बहुत ही ज्यादा कांटे का है। बहन जी ने ये चुन चुन के जो 9 रत्न मैदान में उतारे हैं ये इस बार कड़ी टक्कर जो है विरोधियों को दे रहे हैं। तो फिलहाल अंबेडकर नगर हो, चाहे अलीगढ़ की खैर सीट हो, चाहे कानपुर की सीसामऊ सीट हो, ये 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर नहीं आंका जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से 2007 के पैटर्न पर टिकटों का बंटवारा किया है उससे बहुजन समाज पार्टी को सफलता भी मिल सकती है। और 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि जब किसी भी पार्टी की सीटें कम होने लगती है या वो शून्य पर सिमट जाती है तो एक आम धारणा मीडिया के जरिए या विपक्ष के जरिए फैलाई जाती है
कि अब इस पार्टी का जो है अस्तित्व खत्म हो चुका है, ये पार्टी अब मुख्य लड़ाई में नहीं है। लेकिन आपको मैं कई राज्यों के ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, चाहे वो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के हों या फिर कई राज्यों में कांग्रेस के उदाहरण हों। किसी भी जो वैचारिकी वाली पार्टियां होती हैं वो कभी भी शून्य पर भले ही चली जाएं कई बार, लेकिन वो फिर से उठ खड़ी होती हैं, फिर से जनाधार हासिल कर लेती हैं। तो बसपा के साथ भी यही चीजें, यही फॉर्मूला लागू होता है कि बसपा भले ही शून्य पर हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी लोगों का दल नहीं है, कुछ नेताओं का समूह नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, सैद्धांतिक पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी है। इसलिए विचारधारा वाली पार्टियां भले ही कुछ सालों के लिए, कई दशकों के लिए या कई चुनाव में खराब प्रदर्शन करें, शून्य पर सिमट जाएं, संगठन बिखर जाए, लेकिन एक न एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो पार्टी पूरे दमखम के साथ सत्ता में वापसी करती है। तो यही फॉर्मूला, यही बातें बसपा के ऊपर भी लागू होती हैं कि बसपा आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती नए नए प्रयोग कर रही हैं, उस दौर में, उस बदलते हुए हालात में बसपा जो है फिर से अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा सकती है। हालांकि ये दौर बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही चुनौतियों का है, बहुत ही कठिनाइयों का दौर है। राजनीति में ये दौर जो चल रहा है, ये दिखावे का दौर चल रहा है, शो ऑफ का दौर चल रहा है, प्रदर्शन का दौर चल रहा है। और अगर आप समय के साथ नहीं रहते हैं, नहीं चलते हैं, दिखावे वाले दौर में अगर आप दमखम की राजनीति नहीं करते हैं, तो फिर जो दौर चल रहा होता है उस दौर में कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता है। और खासकर यही सब चीजें जो है वो बसपा के साथ भी हो रही हैं। बसपा एक सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, विचारधारा का अनुसरण करने वाली एक पार्टी है। लेकिन बीते कई सालों से, बीते कई दशकों से, जब से मीडिया ने बहुत ज्यादा पैर पसारे हैं, सोशल मीडिया ने जो है वो राजनीति पर हावी हो गई है। और इन सब के अलावा जो है राजनीति में दिखावे का दौर, मंदिरों और मस्जिदों में जाकर मत्था टेकने का दौर, इन सब चीजों का जब से राजनीति में प्रचलन हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं सिद्धांतों पर और विचारधारा पर चलने वाली पार्टियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि जो वैचारिकी और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टियां होती हैं वो दिखावे की राजनीति में विश्वास नहीं करती हैं, इसलिए ऐसी पार्टियों का नुकसान होता है। लेकिन जब एक लंबा दौर, एक लंबा वक्त गुजर जाता है और जनता सारी चीजों को देख चुकी होती है, तो जो पब्लिक होती है वो पुराने दौर में फिर से वापस लौटती है। सुकून और शांति और कुछ कर दिखाने वाली पार्टियां जो हैं वो फिर से अपना प्रदर्शन दोहराती हैं, पब्लिक के बीच में अपनी जगह बनाती हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर ये जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, एक तरीके से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल है। तो फिलहाल इसमें बहुजन समाज पार्टी को अपना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा। बहुजन समाज पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, भाजपा और सपा से ज्यादा बसपा के सामने चुनौती है, क्योंकि बसपा लगातार कई चुनावों से उसका प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। हालांकि बसपा इसमें भले ही एक भी सीट न जीते, लेकिन बसपा ने एक नई शुरुआत कर दी है कि वो विधानसभा के उपचुनाव में भी हिस्सा लेगी, विधानसभा के उपचुनाव भी लड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार पार्टी ने रणनीति बनाकर, तैयारी करके और हर सीट पर जो है समीकरण सेट करके प्रत्याशियों का चयन किया है, प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। तो फिलहाल इससे कार्यकर्ताओं का हौसला जरूर बढ़ा है। सीटें आना और ना आना एक अलग बात है, लेकिन तैयारी और रणनीति के साथ युद्ध के मैदान में उतरना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो फिलहाल देखना है कि 9 सीटों पर इस बार बसपा का प्रदर्शन कैसा रहता है। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।